আমি सुजाता दास दीघा से। दीघा कोलकाता से लगभग 184 किलोमीटर दूर। कल के ही हमारा शादी हुआ रमेश जी से और हम मुंबई आ गए। देखो तो कत बड़ बड़ बिल्डिंग, यहाँ तो आकाश भी नहीं दिखता होगा। ऐसे सर बाहर मत निकालो और अपनी साड़ी संभालो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कंगन का मोती नीचे गिर गया है। कसम से ऐसे तो तुम 1 महीने में सारी की सारी गहने गवा दोगी। कंगन का मोती कल के ही हमारा शादी हुआ। किंतु किसको पता था कि ये नया जिंदगी की शुरुआत नहीं बल्कि सपनों का अंत था। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। कसम से कल से तुम्हें ही खाना बनाना पड़ेगा। The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. जी, आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? देखिए, हम 24 घंटा इंतजार करते हैं मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने से पहले। अक्सर लोग तब तक लौट कर आ जाते हैं। आपके पति भी आ जाएंगे, शायद किसी काम से गए होंगे। ऐसा कैसा काम दीदी कि अपने बीवी को अकेला छोड़कर वो चप्पल पहन के निकल गया और फोन बंद रखे छे। हमको लग रहा है कि वो हमको शायद पसंद नहीं करता। ये लो, चेक कर। कहाँ काम करते थे? ओ एसीबी स्कूल। एसीबी स्कूल? स्कूल तो बंद हो चुका है मैडम, एडमिशन के लिए तो कल। पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। आपके यहाँ जो केमिस्ट्री टीचर हैं रमेश दास, उनके बारे में पूछना था। रमेश केमिस्ट्री सर तो सदाशिव जी है। सर कमें? सर, एक अजीब सा केस आया है। एक आदमी अपने गांव से अपनी नई बीवी को लेकर आता है, उसे घर छोड़कर उसी दिन खुद गायब हो जाता है और फिर पता चलता है कि आज तक वो अपनी नौकरी के बारे में भी झूठ बोलता है। आस पड़ोस में पता किया और चेक करो अगर घर के आसपास कोई सीसीटीवी है तो। सर चेक किया, सबसे पास में जो सीसीटीवी है वो 3 गली छोड़कर है। आसपास की जितनी भी दुकानें हैं वो बहुत छोटी हैं, किसी में सीसीटीवी नहीं है। पर सर, हमने उसके पति रमेश के मोबाइल की लास्ट लोकेशन को ट्रेस कर लिया है। सर, एक्चुअली रमेश की लास्ट लोकेशन थी या नहीं ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके आगे तो दूर दूर तक कोई नेटवर्क ही नहीं है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि इसके बाद रमेश गया कहाँ? पता लगेगा ओलख, पता नहीं लगेगा तो हम पता लगाएंगे। नेटवर्क क्या, जब नेट नहीं था तब भी तो पुलिस मुजरिमों तक पहुंचती थी ना, हम भी पहुंचेंगे। रास्तों में चलने वाले अक्सर अपने कदमों के निशान छोड़ जाते हैं। वो देख काम। ये चप्पल देखो, मुमकिन है कि रमेश गिरते पड़ते यहाँ पर आया हो और अपनी चप्पल यहीं छोड़ गया। सुजाता से कंफर्म करो कि जब वो घर से निकला था क्या यही चप्पल पहन के निकला था? कविता मेरे साथ मोरे, यस कलेक्ट करो एविडेंस।
ये क्या जगह है? और रमेश आखिर यहाँ आया क्यों होगा? अब कचरे में क्राइम सीन छुपाना आसान होता है, और मैं तजुर्बा कहता है कि ये सिर्फ कचरे की बदबू नहीं है, यहाँ कुछ तो और है। लेट्स डिग इट आउट। ओला, कविता, हटा इसको। Call the ambulance. जी सर। सर कौन है ये औरत? कोई ऐसा तो नहीं कि रमेश इसे मारने यहाँ आया हो? हेलो, लोकेशन भेज रही हूँ। फॉरेंसिक्स की टीम को भेजो और एक एम्बुलेंस भी। तो ये एसीबी स्कूल के प्रिंसिपल है। रमेश इन्हीं के यहाँ काम करता था। एक्चुअली रमेश दास हमारे यहाँ पर टीचर नहीं था, बल्कि वो तो एक लैब टेक्नीशियन था। मतलब सर कोई 2 हफ्ते पहले हमारे स्कूल के एक स्टाफ ने उसे एक स्टूडेंट को एसिड लेके धमकाते हुए देखा था। आपको ये बात कैसे पता चली? स्टूडेंट ने कंप्लेंट किया या किसी दूसरे स्टाफ ने बताया? मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। और ये स्टूडेंट कौन है? सूरज शर्मा। अच्छा ये बताइए, स्कूल में कोई ऐसा स्टाफ है जिसके साथ रमेश ज्यादा उठता बैठता था? सर ऐसा तो कोई पता नहीं, लेकिन उसका रेफरेंस हमारी क्लर्क पूर्वा ने दिया था। इन्हें पहचानते हैं? हाँ सर, ये तो पूर्वा है, हमारे स्कूल की क्लर्क। क्या हुआ इसके साथ? मतलब डंप यार्ड के पास जो हमें बॉडी मिली तो पूर्वा की है। मतलब सर रमेश अपनी मुंह बोली बहन पूरा को मार के खुद गायब हो गया, और क्यों? ये पूर्वा गुप्ता का घर यही है क्या? हाँ, लेकिन वो 3 दिन पहले दोपहर को घर से निकली है, तब से अभी तक लौटी ही नहीं। 3 दिन पहले मतलब 17 तारीख। हुआ क्या है? ना दादा, कभी नहीं देखा? कभी नाम सुना होगा? रमेश ने बातों बातों में कभी जिक्र किया होगा फोन पे? शादी से पहले फोन तो करता होगा ना? हाँ फोन तो करता था दादा। आपका क्लास का बच्चा लोग तो खूब शैतान होगा ना, तो आप कैसा संभालता है उनको? अरे मुझसे उलझने की कोई गलती नहीं करता, ना स्कूल में ना बाहर, और 2 दिन में लोगों को पता चल जाता है कि किससे पाला पड़ा है। और वैसे भी तुम्हें भी जल्दी पता चल जाएगा। जी हम आपको क्यों गुस्सा दिलाएगा, हम तो आपको हमेशा खुश रखेगा। कसम से, अगर मैं जेल वेल चला गया ना तो प्लीज किसी के साथ भाग मत जाना, ठीक है? बाहर निकालो मुझे, दरवाजा खोलो। मैंने बोला चुप कर। निकालो मुझे, दरवाजा कौन है वहाँ पर? अरे कोई नहीं है, पड़ोसी है, परेशान कर रखा था। मुझे दरवाजा और शोर मत मचाना, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा, समझा? चुप हो जा अभी। हम डर गया था दादा, हमने बाबा को भी बोला, तो वो बोला कि वो अच्छा आदमी है, अच्छा नौकरी है। ये चुन्नू, किसी ने हमारा बात नहीं सुना दादा। ठीक है, घबराइए मत, आप घर जाइए। संगीता छोड़ के आओ, जाइए आप इनके साथ जाइए। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो स्कूल नहीं गया। मैंने ऑफिस से फोन किया था उसे, पर उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले घर आके देखा तो वो घर में नहीं था। सर एक जरूरी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ।
सर वो एसिड वाला स्टूडेंट, उसके घर गया था मैं। वो स्टूडेंट सूरज, वो भी गायब है आज सुबह से। वो भी गायब है? हाँ सर। ये हो क्या रहा है इस केस में? अगर रमेश पूर्वा का कत्ल करके भागा भी है तो सवाल ये है कि उस बच्चे सूरज का इन दोनों से क्या कनेक्शन है? एक के बाद एक लोग गायब हो रहे हैं। कहते हैं कि अगर ध्यान से देखा जाए तो चींटी के चलने का रास्ता भी आने वाले तूफान का इशारा दे देता है। मुंबई के पुराने गलियारे में जो कुछ भी हुआ, क्या वो सिर्फ एक औरत के साथ हुई एक छोटी सी घटना थी, या फिर एक बड़े खतरनाक तूफान की पहली दस्तक? पहली नजर में ये एक आदमी का शादी के लिए झूठ बोलने जैसा धोखा लग सकता था, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब रमेश अचानक गायब हो गया और उसी के साथ खुलने लगी एक ऐसी अनदेखी दुनिया जहां बिना आवाज के जुर्म पलते हैं और हर मोड़ पर एक नया राज छुपा होता है। पुलिस तो बर्फ के पहाड़ की सिर्फ चोटी से टकराई थी, लेकिन असली सच तो समंदर के नीचे दबा हुआ था। एक ऐसा सच जो कई जिंदगियां हिला देने वाला था। ना दीदी, रमेश जी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। हमको ऐसा लग रहा है कोई हमारे पोती पर इल्जाम लगा रहा है। बड़ो बड़ो शहर में ऐसे ही होता होगा ना दीदी। आपने सुबह से कुछ खाया या ऐसे ही? पोती क्या हुआ? कौन सा मोती? वो आएगा तो बहुत गुस्सा करेगा। ये तो जेपी रोड वाली मार्केट की टिकट्स हैं, वो भी अलग अलग डेट्स की, मतलब रेगुलर आना जाना था वहाँ पर। सर, इसी बस स्टॉप के सामने वो एसीबी स्कूल है। उस लैब वाले इंसिडेंट के बाद तो सूरज चुप से रहने लगा था। बाद में उस लैब टेक्नीशियन को निकाल दिया था, पर पता नहीं कि वो हमेशा डरा सा सहमा सा रहने लगा था और क्रिकेट की प्रैक्टिस में भी आना बंद कर दिया उसने। कुछ नहीं रे, वो मोबाइल पे डांस देख रहा होगा। डांस? कौन सा डांस? पहले सूरज मेरे साथ रेसेस में चिल करने आता था, फिर कुछ दिनों बाद वो मुझसे दूर रहने लगा, मुझे अवॉइड करने लगा। एक दिन मैं उसे बुलाने गई तो वो क्लास में मोबाइल लेके आया था और किसी लड़की का डांस का वीडियो देख रहा था। वो लड़की बहुत छोटे कपड़ों में थी। हेलो, हाँ मैं पूर्वा के घर पहुंच गई हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये कपड़ा पूर्वा का नहीं हो सकता। ये आपको कैसे पता? मैडम, मैंने उसको सलवार कमीज के अलावा किसी दूसरे कपड़े में नहीं देखा। मैडम, वो बहुत अच्छी लड़की थी, ये कपड़े पहनेगी, वो भी कहाँ, स्कूल में? मैं हर रोज सुबह 4 बजे उठती हूँ पूजा के लिए। कितनी बार मैंने उसे घर आते हुए देखा है, ऐसे ही उल्टे सीधे कपड़ों में। सर, ये पूर्वा कहाँ जाती थी ये तो पता नहीं चला, लेकिन ये तो तय है कि रमेश जैसे इसकी जिंदगी में भी बहुत बड़े सीक्रेट्स हैं। तो पूर्वा यहाँ जाती है सर, ये देखिए पूर्वा के फोन की लोकेशन, लिंक रोड। अगर पूर्वा के फोन की लास्ट लोकेशन लिंक रोड थी तो उसकी बॉडी हमें डंप यार्ड में कैसे मिली? अरे रो क्यों रही हो बेटा? तुम्हें अच्छे घर नहीं देखते क्या? मैंने तुम्हें जो घर दिखाया ना, उससे अच्छा घर तुम्हें मिलेगा ही नहीं। अब बताओ क्यों? क्योंकि उस घर के बिल्कुल बाजू में एक कोयल रहती जो रोज करके तुम्हें उठाएगी सुबह सुबह, और फिर वो काव काव करके कौवे तुम्हें बुलाने भी आएंगे। और एक बूढ़ा भी होगा, पता है, खांसता हुआ। हंसी ना? हाँ। क्यों रो रही थी? गुड गर्ल। अच्छा, क्या अब हम वो दूसरा वाला घर देखने जा रहे हैं? अरे वो मैं आपको कभी भी इस फोटो को ध्यान से देखिए, इसका नाम पूर्वा गुप्ता है।
इस लड़की को कभी यहाँ आते जाते देखा? नहीं मैडम, ध्यान से देखिए। नहीं देखा मैडम। अरे शशांक भाई, हाँ अंदर आ जाओ। भाई ये रहे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आईडी प्रूफ। भाई घर का पोजीशन 2 दिन में मिल जाएगा ना? सर मैं तो शाम से ही ठेला लगाता हूँ, लेकिन ये आदमी को ना मैंने एक बार देखा है, एक औरत को पीट रहा था वहां पर। पीट रहा था? मतलब कब? यही 15-20 दिन पहले। तभी वो आदमी आया तो वो दौड़ते हुए उसके पीछे गई, फिर दोनों में गर्मा गर्मी हो गई और फिर झगड़ा हो रहा था उधर। सुजाता। हेलो हेलो दीदी, वो हमारे घर के पास आया है। कौन? रमेश जी। अभी तुम रुको, मैं आ रही हूँ अभी। सुजाता। कौन आया था? रमेश है कहाँ? एक खानी छिलो, हमने उसको देखा, वही कटखटी वैसा ही था दीदी। एक जन ने हमने उनको आवाज लगाया, किंतु वो हमको देखा और हमसे दूर भागने लगा। अगर हमसे मिलना ही नहीं था तो आया ही क्यों? क्या किस तरफ है? दादा उस तरफ गया था। चलो। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। जी। वो बेचारी पेट से थी, हाथ में लाल रंग का छाता था और कंधे पे बैग था। एक्सक्यूज मी। यस सॉरी, बट इन्हीं गलियों में करीबन 3 हफ्ते पहले एक रमेश नाम के आदमी की एक औरत के साथ में हाथापाई हुई थी। वो आप ही थी क्या? जी मैं वही हूँ, पर आप ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या आप भी कलेक्शन करने गई थी रमेश के यहाँ पर? कलेक्शन? लोन EMI कलेक्शन। सब वो औरत कोई लवर वगैरह नहीं थी, लोन कलेक्शन एजेंट थी। आजकल बैंक इन औरतों को हायर करता है और जो लोग अपनी लोन की किस्तें चुका नहीं पाते, ये औरतें उनके घर जाती हैं लोन की वसूली करने के लिए। रमेश ने कितना लोन लिया था? सब 25 लाख। 25 लाख? एक लैब टेक्नीशियन को बैंक कितना लोन देता है? सर वही तो बात है, रमेश ने ये लोन लैब टेक्नीशियन के तौर पर लिया ही नहीं था। उसने ये लोन एक MR के तौर पर लिया था। MR मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? जी सर, मैंने खुद लोन डॉक्यूमेंट चेक किए हैं और उन लोन डॉक्यूमेंट्स पे रमेश का ऑफिशियल ईमेल आईडी है, लाइफ टाइम फार्मा का ऑफिशियल आईडी। और सर ये आज का नहीं है, 6 महीने पुराना है। तो मतलब रमेश एक साथ 2 नौकरियां कर रहा था, लेकिन ऐसे कैसे? पता नहीं सर, लेकिन जब वो अपनी 3 से 4 EMI चुका नहीं पाया तो बैंक ने लोन कलेक्शन एजेंट को उसके घर भेज दिया। और रमेश ने एजेंट को क्या बोला? सर उसने तो साफ मना कर दिया। रमेश ने कहा उसने कभी ये लोन लिया ही नहीं है। लेकिन जब उस औरत ने उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने की कोशिश की, वो भड़क गया, उसने उसे धक्का दिया और वहां से चला गया। और ये लाइफ टाइम फार्मा का ऑफिस कहाँ पे? उनका ऑफिस लिंक रोड पर है, ठीक उसी रोड पर जहाँ पर पूर्वा का फोन लास्ट टाइम ट्रैक हुआ था। जी सर, रमेश मेरे ऑफिस में काम करता है, पिछले 6 महीने से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। उसकी सिस्टर पूर्वा के रेफरेंस से आया था। तो मतलब पूर्वा भी यहाँ काम करती है? जी बिल्कुल, अभी तो फील्ड पे होगी, लेकिन हुआ क्या? तो आपने इन दोनों एम्प्लॉयज को खास छूट दे रखी है? ये आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि आपके एम्प्लॉयज यहाँ काम करने के अलावा साथ में कहीं और भी काम कर सकते हैं? दूसरी जॉब करेंगे कब? पूरे दिन तो फील्ड पे रहते, बच्चों के डॉक्टर से मिलने। बच्चों के डॉक्टर से मिलने? हाँ, पीडियाट्रिक डिवीजन संभालते हैं तो बच्चों के क्लिनिक में जाना पड़ता है। तो आप कब मिल पाते हैं इन दोनों से या अपने बाकी एम्प्लॉयज से? सर सेल्स के काम में तो पूरा दिन फील्ड पे बिताना पड़ता है, शाम को वीडियो कॉल पे अपडेट ले लेता हूं। लेकिन कुछ 2-3 दिनों से दोनों का फोन बंद आ रहा है। तो आपके एम्प्लॉयज के 2-3 दिन से फोन बंद है, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आपने जाने की कोशिश नहीं की? सर कुल मिला के 70 एम्प्लॉयज है मेरे डिवीजन में। सर हमें तो महीने के टारगेट से मतलब, और पूर्वा रमेश
दोनों का सेल्स टारगेट अचीव हो जाता। सर आपने मैनेजर से क्यों छुपाया कि पूर्वा का मर्डर हुआ है और रमेश गायब है? वो इसलिए क्योंकि अगर इस कंपनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है उनके मर्डर में तो मैनेजर सतर्क हो जाता और इन्फॉर्मेशन छुपाना शुरू कर देता। बेहतर है हम सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे सोर्सेज से निकलवाएं। सर काफी सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर पे जाके पूछताछ की, कोई भी पूर्वा और रमेश को पहचानता ही नहीं है। बाकी मेडिकल स्टाफ फिर भी एक आध बार चले जाते हैं, पर ये दोनों बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं भी नहीं जाते थे? नहीं सर। तो काम करता ही नहीं था तो टारगेट कैसे पूरा करता होगा और फिर कंपनी को रेवेन्यू कैसे दिखाता होगा? सर सूरज का फोन ऑन हो गया है, उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई है। चलो। तो चलो कुछ नहीं मिल रहा, फोन भी बंद हो गया है। अभी लोकेशन तो यही दिखा रहा था। उससे जाता है ये यहाँ क्या कर रही हो? सुनो, यहाँ क्या कर रही हो? ओ हमारा दम घुट रहा था घर में तो हवा में थोड़ा टहलने आ गया। ये बताइए, आपको मालूम था कि रमेश फार्मा कंपनी में जॉब करता है? ना आमी तो जानी ना, किंतु कहाँ जॉब करता था उससे क्या। आमी अनुरोध कोच्ची, आप हमारे पोती को जोल से जोल ढूंढ लीजिए। हम ढूंढ रहे हैं और जैसे ही कुछ पता चलेगा हम खुद बताएंगे आपको, ठीक है? जी। पर ऐसे अकेले मत घूमिए, घर के आसपास ही रहिए। टहलते टहलते कुछ ज्यादा ही दूर नहीं आ गई है ये? कोई बात नहीं, परेशान होगी बेचारी, अकेली है इतने बड़े शहर में। हेलो जी, हम पार्क गया था किंतु पुलिस वाला आ गया तो वो बच्चा हमको मिला नहीं। एगो तुम्हें डांटो क्या ना, कल जैसा बोला था हमने वैसा किया ना। तुम्हारे कहने पे हमने पुलिस दादा को बुला लिया था। सर आप लोग के जाने के बाद मैं दोनों का डेस्क ढूंढने निकला तो पूर्वा के डेस्क से ये निकला। बच्चों के कपड़े? ये रमेश और पूर्वा, पक्का ये दोनों बच्चों से जुड़ा कोई बड़ा क्राइम कर रहे थे। अलग कविता, मुझे इन दोनों की डिटेल चाहिए। पता करो कि ये दोनों आखिर करते क्या थे। जी सर। सर, मुझे आपकी कंपनी के बाकी एम्प्लॉय से बात करनी है। हो सकता है वो अपने इन दोनों कलीग्स के बारे में हमें कुछ और बता पाए। बिल्कुल सर। सर वो बहुत अजीब आदमी था। जी सर, पूर्वा थोड़ी अजीब सी थी। सर फाइनली एक फार्मेसी ओनर ने पूर्वा को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या स्कूल के क्लर्क के तौर पे नहीं। तो फिर कैसे आइडेंटिफाई किए? सर उस फार्मेसी ओनर ने बताया कि पूर्वा रीगल क्लब में डांसर थी, रात को वहाँ परफॉर्म करती थी। वहाँ उसका नाम पूर्वा नहीं बल्कि मिस जॉली था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा। नहीं सर, मैं खुद रीगल क्लब से होकर आ रही हूँ और उन्होंने कंफर्म किया कि पूर्वा वाकई वहाँ पर पार्ट टाइम काम करती थी। शायद इसीलिए उसकी कबर्ड से वो कपड़े मिले थे। कितनी बार मैंने उसे घर आते हुए देखा है, ऐसे ही उल्टे सीधे कपड़ों में। पूर्वा जहाँ डांस करने जाती थी वहाँ से उसको तकरीबन कितने पैसे मिलते थे? करीबन 20 से 25 हज़ार कमा लेती थी टिप्स मिला के। और फार्मा कंपनी में रमेश और पूर्वा को मिलते थे 80,000। तो अब सवाल ये है कि अच्छी खासी कॉर्पोरेट की जॉब करने वाली लड़की की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो रात को डांस क्लब में जाकर डांस करती थी। और दूसरी तरफ रमेश तो दो जगह जॉब कर रहा था, फिर भी EMI क्यों नहीं भर रहा था? कविता, इन दोनों के बैंक अकाउंट चेक करो। जी। खालिद भाई,
पैसे का क्या हुआ? नदीम भाई मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए। और कितना टाइम? मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। जब सट्टा खेलने के लिए पैसा चाहिए था तो फटाफट फोन करता था, अब लौटाने की बारी आई तो फोन नहीं उठाता है। ऐसी बात नहीं नदीम भाई, बस 3-4 दिन का टाइम दे दीजिए। मैंने पैसे का जुगाड़ कर लिया है, पेमेंट आता ही मैं आपकी सारी पेमेंट चुका दूंगा नदीम भाई, पक्का। 3 दिन का टाइम है तेरे पास, नहीं तो तुझे पता है ना तेरा क्या हाल करूंगा मैं। जी जी ठीक है, थैंक यू। सो पूर्वा के घर वालों से बात हो गई है, वो मुंबई आ रहे हैं। एक्चुअली पिछले 4 दिन से वो जिला अस्पताल में थे। पूर्वा के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। पूर्वा हर महीने अपने घर पैसे भेजा करती थी, वहाँ कमाने वाली वो इकलौती थी। शायद इसलिए इतनी जॉब करती थी। नहीं सर, इतना कमाने के बावजूद भी वो घर पे सिर्फ 30,000 ही भेजती थी। और मैंने उसका फार्मा वाला अकाउंट भी चेक कराया, उसमें कोई पैसे ही नहीं है। और रमेश की तरह उसने भी बहुत बड़ा लोन ले रखा था, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि लोन की सारी रकम गई कहाँ। ये जो फार्मा कंपनी से उनको 80-80 हज़ार रुपए मिलते थे, फिर भी EMI नहीं भरते थे। आई एम टेलिंग यू, ये जो फार्मा कंपनी वाली जॉब है ना, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। सर गड़बड़ तो मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लग रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पूर्वा की मौत 4 दिन पहले हुई थी। उस वक्त रमेश गांव में था अपनी शादी के लिए, तो फिर उसने उसको डंपिंग यार्ड में बुलाया कैसे और मारा कैसे? कविता, एक काम करो, सुजाता को कॉल करो, उससे पूछो कि रमेश जब गांव में शादी करने गया था तब गांव से वो गायब हुआ था, एक दिन के लिए भी गांव से कहीं बाहर गया था? अगर हाँ तो मुमकिन है गांव से यहाँ आया, मर्डर किया और वापस चला गया। और अगर नहीं तो यहाँ कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा। कॉल आ। जी। The person you are calling is currently busy. Please. The person you are calling is currently busy. Please. सर सुजाता बार बार मेरा कॉल कट कर रही है। जी हेलो, हम निकल रहे हैं अभी। निकल गई? इतनी हड़बड़ी में कि दरवाजा लॉक तक नहीं किया उसने। खोलो दरवाजा, अंदर चेक कर। लड्डू बना रही थी इस वक्त? ये तो अजीब सी बदबू है, जैसे कोई केमिकल हो। लड्डुओं में मतलब जहर मिलाया गया? क्यों? कविता, सुजाता का फोन ट्रैक करो, देखो उसकी लोकेशन कहाँ पे है। जी सर। सुजाता का लास्ट लोकेशन यही है सर। गाड़ी रोको। सूरज, 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 उठ 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 उठ। सूरज, क्या हुआ तुम्हें? सर मुझे बचा लीजिए, वो मुझे लड्डू खिला के मारने आई थी। कौन? वो जिसको रमेश ने भेजा था। और फिर बस? डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, बोलो। एक मैसेजिंग ग्रुप है जहाँ मतलब लोग अडल्ट वीडियो भेजते हैं, वहीं पे एक दिन मुझे एक लड़की की वीडियो मिली जो क्लब में डांस कर रही थी, और वो लड़की हमारे स्कूल की क्लर्क थी, पूर्वा। पर
मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, पर मेरी गलती थी। मैंने एक दिन मुस्कुराकर उसे बोल दिया कि मैंने तुम्हारा वीडियो देखा है। तब से वो रमेश, जो हमारे स्कूल का लैब टेक्नीशियन है, वो मेरे पीछे पड़ गया। एसिड से डराया, धमकाया, डांटा, बोला फ़ोन तोड़ दो, लेकिन मैंने कंप्लेन नहीं करी। वो तो जतिन सर ने उसे ये सब करते हुए देख लिया था, तो उसे नौकरी से निकाल दिया। घर से क्यों भागे? वो रमेश ने स्कूल से निकाल दिए जाने के बाद मेरा फ़ोन नंबर निकाल लिया था। वो मुझे रोज़ मैसेज करता था, बोलता था कि अपने प्रिंसिपल को जाके बोल दे कि ये सब गलत फहमी थी, उसने मुझे एसिड से नहीं डराया। ऐसा 2-3 दिन चला, पर एक दिन सुबह जब मैं घर पे था, उसका कॉल आया एक नए नंबर से। तेरे घर आ रहा हूं मैं, तुझे मारने के लिए कसम से। अगर 5 मिनट में भाग सकता है तो भाग। घर के सामने खड़ा है मेरा आदमी, वापस आया तो तुझे इतना मारूंगा कसम से। और सुन, पुलिस के पास गया तो तेरी मम्मी को भी मारूंगा। अब फोन बंद रख, कल 12 बजे चालू करना। बात नहीं माना तो बहुत रो रही है तेरी मम्मी, कसम से रोना बंद करवा दूं। 2 दिन तक इधर से उधर भटकता रहा, फोन खोलता फिर बंद करता। फिर उसका एक दिन खुद से कॉल आया कि मिलकर बात खत्म करते हैं, मैं किसी को भेज रहा हूँ, इस लोकेशन पे आ जा और बात खत्म कर। पर मैं उस लोकेशन पे गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर आज सुबह जहाँ बुलाया था वहाँ पर वो लेडी आई थी। आपको रमेश ने भेजा है ना? मुझे घर जाना है, कितने दिनों से मैं घर नहीं गया हूँ। आगे की जो खे ना हो, कब से भूखा होगा तुम? नहीं, बस आप इतना बताइए मुझे करना क्या है। इस पे शोई कर दो, इसमें लिखा है रमेश जी निर्दोष है। अब तो कुछ खा लो। नहीं, मैं घर जाकर ही खाऊंगा। आधा लड्डू खाया तो बेहोश हो गया। अगर पूरा खाता तो मैं मर ही जाता। लड्डू में मिला के बच्चे को जहर दे रही हो, उसको जान से मारना था क्या? नहीं सर, हमारा पति ने ये सब करने कहा था हमको। उन्होंने कहा या तो उस बच्चा को मार डालो या तो हमको मारा हुआ देखो। ए जोनो, मेरा दिल नहीं माना उसको मारने के लिए। रमेश तुम्हें फोन कर रहा था कब से? और ये सब तुमने हमें बताया क्यों नहीं? उस दिन उसका कॉल आया था, कहा कि ये सब जो कुछ हो रहा है वो सब पुलिस वाला और आमिर लोगों की वजह से हो रहा है। अगर पुलिस वालों को पता चला तो उनको मार डालेगा। ए जोनो, किंतु उस रात को एक अनजान नंबर से कॉल आया था। रमेश जी, तुम्हें खुद है, किधर चला गया था हमको अकेला छोड़कर? सुजाता, मैं मरते मरते बचाओ कसम से, मुझे फंसाएगा। सुजाता, अपने हस्बैंड को बचा लो। की करबो बोलो? तुम ना एक काम करो, इसी वक्त पुलिस को कॉल करो और कहो कि तुमने मुझे देखा है घर के नीचे, कसम से। ठीक है। ये पक्का रमेश ही फोन करता था या कोई और था? हमेशा फोन पे बात होती थी, कभी मिलने नहीं आया? रमेश जी ने कहा था मुझे कि ये शॉप की शो खत्म हो जाने के बाद वो हमसे मिलने आएगा और हमको गांव ले जाएगा। किंतु दीदी, वो
वो आवाज, वो बात करने का तरीका, वो कसम से बोलना, वो सब तो वो ही बोलता था। और हमार माँ बोलतो कि पोती भगवान होता है, तो हम कैसे उनकी बात नहीं मानता। अच्छा, और क्या क्या करवाया उन्होंने तुमसे? वो दिन हमको उनका कॉल आया, उन्होंने कहा पार्क में जाओ और एक लड़का है उससे मिलो, किंतु वो दिन आप लोग आ गया था। कब से जाता है? और आज उनका हमको कॉल आया और हमको बोला कि तुम लड्डू बना सकते हो जहर वाला। तो हमारा रूह कांप गया, किंतु वो बोला कि अगर ये लड्डू नहीं बनाया तो हम विधवा हो जाएगा। यही जोनो मेरा दिल नहीं था उस बच्चों को मारने का। सच बोलिए। अच्छा एक बात सुनो, तुम्हें पता ना तुमने गलत किया, अपने किए पर पछतावा है। तो भी जिसने तुमसे ये सब करवाया ना, तुम ही हमें उस तक पहुंचाओगे। फोन करो उसे। हर धोखा सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता, कभी कभी लोग जज्बात चुरा लेते हैं और रूह से खेल जाते हैं। शायद रमेश भी एक आम आदमी ही था जो किसी की चालबाजी का शिकार बन गया। लालच के इन दरिंदों ने मासूम पूर्वा की जान ले ली, जो बड़े शहर सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश लेकर आई थी कि अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके, या फिर वो भी किसी ऐसे खेल का हिस्सा था जिसके पीछे की ताकत उसे खुद समझ नहीं आई। आखिर कौन थे ये लोग जो बेगुनाहों को फंसा रहे थे और अपने फायदे के लिए इंसानियत को कुचल रहे थे? अरे ये कौन आ गया रमेश की जगह? सर इसको तो लाइफ टाइम फार्मा वाले गली में देखा था। सर इसका क्या लेना देना हो सकता है सूरज के साथ? इसका लेना देना शायद उससे है जिसका रमेश, पूर्वा और सूरज से लेना देना है। आज सवेरे जिम गया सी? और नहीं सर, रह गया आज। भागने के लिए तैयार रहो। हालत हो गया कार्डियो? हो गया सर, थोड़ा ज़्यादा हो गया आज। तुझे क्या लगा तो बच के भाग रहा है, वो भी इससे? हाँ, हम पतंग को उड़ने दे रहे थे क्योंकि हमें देखना था किस पतंग की डोर किसके हाथ में, समझे? चल। पूर्वा और रमेश के बीच में एक कॉमन लिंक था। वो कॉमन लिंक क्या था? तू। उन दोनों को मकान किराए पे दिलवाया था ना तूने, इसलिए उनकी आईडीज तेरे पास थी और फिर उन्हीं आईडीज से बेईमानी का धंधा चल रहा था। तेरे ऑफिस के बाहर चेक किया हमने, बहुत सारी आईडीज जला दी। क्यों? आने वाले तूफान का अंदेशा हो गया था या फिर तेरे बाप का फोन आया था? अपने इस फोन से अपने बाप को फोन कर रहा था ना अभी दौड़ते दौड़ते। ये लाइफ टाइम फर्मा का हेड दिग्वेश, टेंशन मत ले, तो अकेला नहीं है, तेरा बाप भी यहाँ पे आएगा। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर, जिस रमेश को हम इतना बड़ा क्रिमिनल समझ रहे थे, वो बेचारा तो मारा जा चुका है। शायद उसी दिन जिस दिन वो अपनी नई बीवी सुजाता को घर छोड़कर आया था। सर, शायद जिसने इसको मारा है ना, उसको इसकी बॉडी को डंप यार्ड तक छोड़ने का मौका ही नहीं मिला। जी सर, ठीक।
कहा था ना तुझे बार बार फोन मत कर। तो मैं अकेला क्यों मरूं? तो तू मुझे बताएगा। हाँ, तुम्हारे साथ और 10-12 अंदर जाएंगे जिनको इसने हायर किया था आईडी सप्लाई करने के लिए। सर, एक एजेंट के ऑफिस में पकड़ा इसको। 5 करोड़ का फ्लैट बुक कर रहा था अपने लिए। प्लान तो बड़ा शातिर बनाया था इसने। जानते थे कि सेल्स के काम में ज़्यादातर एम्प्लॉय फील्ड में ही रहते। ऑफिस में कौन बैठता है? मैनेजर, जो तो खुद बन गया। और कर लिए धड़ाधड़ एम्प्लॉय जमा, लेकिन एम्प्लॉयज़ को खुद ही नहीं पता था कि वो तेरे ऑफिस में काम करते हैं और वो असली ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं जिनका तेरे ऑफिस से कोई लेना देना ही नहीं था। मतलब सब कुछ फर्जी, फर्जी नौकरियां, जाली तनख्वाह, सब कुछ कागज पर फ्रॉड करने के लिए। लोगों के आईडीज चुराकर उनकी सैलरी अपने अकाउंट में लेते रहते थे और फिर उनके नाम पे लोन भी ले लेते थे। करोड़ों का एम्पायर सिर्फ फर्जी एम्प्लॉयज के दम पर। ऐसे लोग जो दर्ज तो होते हैं लेकिन उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो एम्प्लॉय हैं। ना कोई ऑफिस, ना कोई इन्वेस्टमेंट, सिर्फ फ्रॉड करने के लिए कुछ नामों की जरूरत थी। लेकिन प्रॉब्लम तब हो गई जब रमेश के पीछे पड़ गई वो रिकवरी एजेंट। रमेश पूर्वा को बोलकर निकल गया गांव में शादी करने और पूर्वा ऑफिस पहुंच गई थी ढूंढ ढूंढ के। और गांव से लौटने के बाद रमेश ने पूर्वा को कॉल किया, लेकिन पूर्वा को तुम लोगों ने पहले ही मार दिया था ऑफिस में और उसकी बॉडी को ले जाकर छुपा दिया ऐसी जगह जहां कोई आता जाता नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं था। इतनी गुत्थी तो उन्हें सुलझा ली। अब जरा ये भी बता दो, रमेश तो बेचारा पहले ही मर गया था, तो उसकी उस मासूम बीवी को फोन करके बार बार कौन जुर्म करवाना चाहता था उससे? शशांक, सुजाता, मैं मरते मरते बचाओ कसम से। मुझे फंसाया क्या है? सुजाता, अपने हस्बैंड को बचा लो कसम से। ये अलग अलग लोगों की आवाज निकालने में माहिर। रूम दिलवाते हुए इसने रमेश का लहजा पकड़ लिया था। सारा प्लान ही सीखा था। कहता था कि लोगों को घर दिलवाकर हम अपना घर कभी नहीं बना पाएंगे, तू मेरे साथ काम कर। और तू बड़ा दूध का धुला है ना, बहुत मजा आया होगा तेरे को लोगों की आवाज निकाल के। एक बेचारी औरत मासूम बच्चे को मैनिपुलेट करके। अब और भी ज्यादा मजा आएगा यहाँ पर जेल में। साहब, मैं कठपुतली था। इसने रमेश का फोन दिखाकर मुझसे कहा कि रमेश इस बच्चे के टच में है। उस बच्चे को डरा कर धमका कर घर से भगा दे तो पुलिस रमेश के पीछे पड़ेगी। उसके बाद बोला कि रमेश की वाइफ को इस बच्चे को मारने के लिए कन्विंस कर। सुजाता, अपने हस्बैंड को बचा लो, मुझे फंसाया क्या है? की करबो बोलो? क्योंकि जब इस बच्चे की लाश पुलिस को मिलेगी ना, तो पुलिस को उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये था इसका प्लान। इसलिए उस दिन पुलिस स्टेशन में तू बच्चों के कपड़े लेकर पहुंचा, ये सोचकर कि हमारा सारा ध्यान बच्चों वाले एंगल पर चला जाए और तुम्हारे असली फ्रॉड की तरफ हमारा ध्यान जाए ही ना। तुमने क्या सोचा था? बहुत फुल प्रूफ प्लान बनाया तुमने। ऐसा कोई प्लान बना ही नहीं है जो एक्सपोज ना हो, समझे? 4 पैसों के लिए, बेईमानी के लिए तुमने 2 मासूम लोगों की जान ले ली, उनके घर वालों से उनका जीने का सहारा छीन ली। किसी को मारने का इरादा नहीं था मेरा। मैं तो बस पैसे कमाना चाहता था। इतने सालों से सेल्स में मेहनत करके भी एक ढंग का घर नहीं दिला पाया अपने बच्चों को। पता था कि देश में ईमानदार रहकर भी गरीब ही होंगे, इसलिए फर्जी कंपनी बनाई। सोचा नहीं था कि इसके लिए किसी की जान भी लेनी पड़ेगी। अब तुझे इस जेल में बहुत वक्त मिलेगा बैठ के सोचना जो तुमने किया है। और तो भी कोर्ट ने हत्या, धोखाधड़ी और साजिश के तहत शशांक और दिग्वेश को दोषी पाया। दिग्वेश को उम्र कैद की सजा मिली और शशांक को 10 साल की। नई टेक्नोलॉजी ने इंसान की आसानियों को जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन हर सहूलियत के साथ आती है एक छुपी हुई जिम्मेदारी भी। होशियार रहने की, सतर्क रहने की। रमेश और पूर्वा जैसे लोग जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक फर्जी कंपनी का हिस्सा हैं, उनके साथ जो हुआ वो हम सबके साथ भी हो सकता है। ध्यान हमें रखना ही होगा। जुर्म नए रूप ले रहा है, लेकिन एक सतर्क नजर
हर नए रूप को पहचान सकती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल।